आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी हॉन्टेड अबैंडन्ड स्कूल के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात काली थी, मानो स्याही घुल गई हो आकाश में। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मेरे सामने खींवसर के बाहरी इलाके में एक विशाल परित्यक्त विद्यालय का मटियाला ढांचा खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां मानो खाली आंखों से हमें घूर रही थीं। इस विद्यालय के बारे में कई कहानियां थीं, अचानक गायब होने वाले बच्चों की, रात में आहटों की, और कभी न खुल पाने वाले कुछ कमरों के रहस्य की। मैं अपने दोस्तों राहुल और समीर के साथ थी। वे दोनों रोमांच के दीवाने थे और इस भूतिया विद्यालय की सच्चाई जानने के लिए बेताब थे। मैं थोड़ी हिचक रही थी, लेकिन उनके उत्साह ने मुझे भी अपने साथ खींच लिया। हमने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे जर्जर लोहे के गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुए। विद्यालय का मैदान उजाड़ था, सूखी पत्तियों से ढका हुआ। इमारत की दीवारें जर्जर थीं, जिन पर नमी के धब्बे और टूटे हुए नारे लिखे हुए थे। हवा में एक बासी गंध थी, मानो सालों से यहां कोई नहीं आया हो। हम टूटी हुई खिड़कियों से झांकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। कक्षाओं में धूल से ढके हुए डेस्क और टूटी हुई कुर्सियां बिखरी हुई थीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अस्पष्ट अक्षर समय के थपेड़ों से मिट चुके थे। एक अचानक से आई आवाज ने हमें चौंका दिया। यह किसी दरवाजे के पटकने की आवाज थी जो ऊपरी मंजिल से आई थी। राहुल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ा सा डर झलक रहा था। समीर ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या है। हम टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो हमें चेतावनी दे रही हों। ऊपरी मंजिल पर का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने टॉर्च की रोशनी से कमरों को देखा। ज्यादातर कमरे खाली थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हम उस दरवाजे के पास पहुंचे और झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ चीजें दिख रही थीं। एक मेज पर रखी हुई पुरानी किताबें, दीवार पर टंगे हुए बच्चों के फीके पोर्ट्रेट, और एक कोने में रखी हुई एक पुरानी डॉल। डॉल बहुत ही भयानक थी। उसके सफेद कपड़े मैल से भरे हुए थे और उसके काले बाल उलझे हुए थे। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख हमें घूर रही थी, मानो हमें परख रही हो। एक अचानक से हवा का झोंका आया और डॉल का सिर हिलने लगा। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि शांत हो, शायद हवा से ही हिली होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा था। यह जगह मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। राहुल ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। हम वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हमारी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ गई। हम घबरा गए। राहुल ने कहा, मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरे में हम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। तभी ऊपर से आने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। ये एक बच्चे की फुसफुसाहट थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फुसफुसाहट कुछ कह रही थी, लेकिन हम शब्द नहीं समझ पा रहे थे। समीर ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह क्या है? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। यह एक भयानक चीख थी जो मानो सीधे हमारी रूह को चीर रही थी। हम सहम से खड़े रहे, हिलने जुलने की हिम्मत नहीं कर पाए। अचानक गलियारे के अंत में एक रोशनी दिखाई दी। यह एक कमरे से आ रही थी जो पहले अंधेरा था। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन हम कमरे के अंदर कुछ हरकत देख सकते थे। हमारी जिज्ञासा और डर आपस में लड़ रहे थे। हम जानते थे कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह रोशनी हमें अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे हम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था।
हमने झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति एक लंबे सफेद कोट पहने हुए थी और उसके सिर पर एक टोपी थी। हम यह नहीं समझ पाए कि वह कौन था या वह क्या कर रहा था। कुछ देर के लिए हम वहीं खड़े रहे, उस भयानक आकृति को देखते हुए। तभी आकृति ने धीरे धीरे अपनी ओर घुमाया। उसके चेहरे पर इतना अंधेरा था कि हम कुछ नहीं देख पाए, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रंग की खौफनाक रोशनी से। चीख उभरकर मेरे गले में ही अटक गई। राहुल और समीर भी सन्नाटे में खड़े थे। उनकी आंखें उस भयावह आकृति पर जमी हुई थीं। लाल आंखों वाली आकृति ने अपना सिर हिलाया, मानो हमें बुला रही हो। एक अजीब सी खींचतान सी लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस कमरे के अंदर खींच रही हो। समीर ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाया। अंजलि, वहां मत जाना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल भी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उस कमरे से एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरकर टूट गई। कांच का छर्राहट कमरे में गूंजा और लाल आंखों वाली आकृति एकदम से गायब हो गई। हम तीनों सहम से खड़े रहे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक हल्की सी हवा का झोंका आया और टूटी हुई तस्वीर हिलने लगी। हमने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली। तस्वीर में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी। उसके पीछे कई बच्चे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, प्रधानाचार्य श्री मोहन सिन्हा। अचानक ही मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। ये वही मोहन सिंह तो नहीं थे जिनके बारे में गांव के बूढ़े कहानियां सुनाते थे। वही मोहन सिंह जिनके कार्यकाल में कई बच्चे अचानक गायब हो गए थे और जिनके रहस्यमय ढंग से मरने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था। हम तीनों उस तस्वीर को गौर से देखते रहे, मानो वो तस्वीर हमें कुछ बताना चाहती हो। तभी एक और अजीब सी आवाज आई। यह हल्की सी खटपटाहट थी जो दूर से आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे पीछे आ रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बिजली अभी भी नहीं आई थी और हमारी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर हो चुकी थी। हम जानते थे कि हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए, लेकिन डर के कारण हम हिल भी नहीं पा रहे थे। खटपटाहट की आवाज अब हमारे बेहद करीब आ चुकी थी। हमने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, बस टॉर्च की रोशनी पीछे की तरफ घुमा दी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि राहुल ने मेरा मुंह दबा लिया। हम तीनों सांसें रोके खड़े रहे, उस हाथ को महसूस करते हुए। उस ठंडे हाथ की जकड़न इतनी तेज थी कि मेरी सांसें थम सी गईं। राहुल का हाथ मेरे मुंह पर जोर से दबा हुआ था। उसकी आंखों में भी वही खौफ झलक रहा था जो शायद हम तीनों महसूस कर रहे थे। समीर तो मानो जमीन में गाड़ दिया गया हो, हिल भी नहीं रहा था। कुछ सेकंड ऐसे ही बीते जो एक युग जैसे लगे। वो ठंडा हाथ धीरे धीरे मेरा कंधा छोड़कर आगे सरकने लगा। हमारी टॉर्च की कमजोर रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस हाथ की हर हरकत हमारी रूह को कंपा रही थी। अचानक वो हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा और मेरी गर्दन को कसने लगा। दम घुटने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी राहुल ने एक जोर की चीख मारी। मैंने आंखें खोली तो देखा राहुल उस कमरे की तरफ भाग रहा था जहां से लाल आंखों वाली आकृति गायब हुई थी। अंजलि, समीर, मेरे पीछे आओ। राहुल की आवाज दहशत से भरी हुई थी, लेकिन मेरा शरीर मानो जकड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे आगे बढ़ाया। हम लड़खड़ाते हुए उस कमरे की तरफ भागे जहां से राहुल की चीख आई थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। हमने झांकने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। टूटी हुई मेज पर रखी हुई पुरानी किताबें अब गायब थीं। उनकी जगह पर खून से लथपथ एक कैंची पड़ी थी और उस कैंची के बिल्कुल सामने दीवार पर टंगे हुए बच्चों के फीके पोर्ट्रेट भी गायब हो चुके थे। उनकी जगह पर सिर्फ खाली जगहें थीं, मानो वो बच्चे कभी अस्तित्व में ही नहीं रहे हों। राहुल कहाँ है? समीर की आवाज कांप रही थी। हमने कमरे के अंदर चारों तरफ देखा, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। अचानक एक और आवाज आई। ये हल्की सी फुसफुसाहट थी,
वही फुसफुसाहट जो हमने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार वो फुसफुसाहट सीधे हमारे दिमाग में गूंज रही थी। अब तुम भी हमारे साथ हो। खून जम गया मेरी रगों में। वो फुसफुसाहट एक भयानक गूंज में बदल गई, सीधे मेरे दिमाग में घुसपैठ करती हुई। मेरी सांसें थम सी गईं। शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। समीर भी जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी पुतलियां बेजान थीं, मानो उसकी आत्मा उसका साथ छोड़ चुकी हो। इतने में एक हल्की सी हवा का झोंका आया और कमरे में रखी हुई पुरानी डॉल हिलने लगी। उसकी एक आंख, जो पहले गायब थी, अब खुली हुई थी। वो आंख खून से लाल थी और उसी खौफनाक चमक के साथ हमें घूर रही थी। डॉल धीरे धीरे मेरी तरफ लुढ़कने लगी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर मानो जकड़ गया था। डॉल मेरे पास पहुंची और उसकी खून से लथपथ एक आंख मेरे चेहरे के ठीक सामने आ गई। उस आंख से निकलती हुई लाल रोशनी ने मुझे अंधेरे में घेर लिया। एक ठंडी हंसी मेरे कानों में गूंजी। वो हंसी मानो सीधे उस खौफनाक डॉल के मुंह से निकल रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, कमरे की दीवारों को कंपाते हुए। अचानक बिजली आ गई। कमरे में रोशनी फैलने के साथ ही वो डॉल गायब हो गई। मैं सहम से खड़ी थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। समीर अभी भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। राहुल कहां था? कमरे में उसकी तलाश करते हुए मेरी नजर उस टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी, जिस पर प्रधानाचार्य मोहन सिंह की तस्वीर थी। लेकिन अब वो तस्वीर नहीं थी। उसकी जगह पर एक खाली फ्रेम लटका हुआ था और दीवार पर, जहां वो तस्वीर टंगी हुई थी, वहां खून से लिखा हुआ एक संदेश था। अब तुम भी हम में से एक हो। मेरी चीख गले में ही दब गई। खून से लिखा हुआ वो संदेश मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ का संदेश भेज रहा था। समीर अभी भी बेसुध पड़ा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल उठा। राहुल का कहीं पता नहीं था, मानो वो हवा में ही विलीन हो गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बिजली की चमक कुछ देर के लिए टूटती और फिर अंधेरा छा जाता। मेरी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ बिजली के भरोसे ही बचने का रास्ता था। कुछ देर बाद अचानक बिजली चली गई और फिर एक तेज धमाके के साथ कमरे की खिड़की टूट गई। बाहर हवा में तूफान मचा हुआ था। बारिश की तेज झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। खौफ के मारे मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। तभी एक ठंडा हाथ मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं चीखने के लिए मुंह खोल ही वाली थी कि उस हाथ ने मेरा मुंह भी दबा लिया। चुप रहो अंजलि, एक फुसफुसाहट मेरे कान में गूंजी। वो आवाज जानी पहचानी थी। राहुल? मैंने कांपते हुए स्वर में पूछा। हां, उसी फुसफुसाहट में जवाब आया, लेकिन अब थोड़ा अलग। राहुल। मेरे दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधा। वो हाथ जो मुझे पकड़ रहा था, बर्फ की तरह ठंडा था। राहुल का हाथ कभी इतना ठंडा नहीं होता था। तुम हो कौन? मैंने डरते हुए पूछा। जवाब आया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें यहां से निकलना है। राहुल, या जो भी वो चीज थी, मुझे खींचकर टूटी हुई खिड़की की तरफ ले गया। बारिश का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर मत जाओ, एक और फुसफुसाहट कमरे के अंदर से गूंजी। वो वही फुसफुसाहट थी जो पहले हमें कमरे के अंदर खींच रही थी। यहां रहो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैं असमंजस में पड़ गई। एक तरफ वो ठंडा हाथ मुझे खिड़की की तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ वो भयानक फुसफुसाहट मुझे कमरे के अंदर ही रुकने के लिए कह रही थी। क्या करूं? बाहर मौत का तूफान है और अंदर खौफनाक आत्माओं का डेरा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। अचानक बिजली की एक कौंध ने कमरे को रोशन कर दिया। उसी रोशनी में मैंने देखा कि राहुल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी एक आंख लाल रंग की चमक रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस डॉल की आंख चमक रही थी। चीख निकलने से पहले ही अंधेरा वापस आ गया। मैं सहम से खड़ी थी। न तो हिलने जुलने की हिम्मत थी और न ही बोल पा रही थी। अब मैं क्या करूं? बाहर मौत का तूफान है या अंदर खौफनाक आत्माओं का खेल? और राहुल, वो राहुल कहां गया? मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो फेफड़े फट जाएंगे। हर तरफ से सिर्फ बारिश का तांडव और हवा का हुंकार सुनाई दे रहा था। कमरे के अंधेरे में मेरी आंखें किसी भी हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। राहुल,
मैंने कांपते हुए आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खौफनाक सन्नाटा जो मेरी रूह को कुरेद रहा था। कुछ पल बाद कमरे के कोने से एक हल्की सी खटपटाहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मानो कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा गला सूख चुका था, चीख भी नहीं निकल पा रही थी। तभी टूटी हुई खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे बालों को सहला गया। सहज रूप से मैंने हाथ बढ़ाकर अपने बालों को ठीक करने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ किसी ठंडे नुकीले पंजे से जा टकराया। चीख निकलने से पहले ही एक कानाफूसी सी आवाज मेरे कान में गूंजी। चुप रहो अंजलि, हम तुम्हारे दोस्त हैं, यहां रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो आवाज जानी पहचानी थी, बच्चों की फुसफुसाहट जैसी, वही फुसफुसाहट जो पहले हमें कमरे के अंदर खींच रही थी। लेकिन क्या भरोसा करूं, ये वही आत्माएं तो नहीं थीं जो राहुल को ले गईं। मेरे दिमाग में खौफनाक सवालों का जाल बिछ गया था। बाहर तूफान, अंदर आत्माएं, और राहुल, उसका तो पता ही नहीं था वो कहां गया, या वो अब भी वही राहुल था या नहीं। कुछ सोचने का समय नहीं था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चीखते हुए कहा। मैं यहां से निकलना चाहती हूं। जवाब में एक ठहाका गूंजा, ऐसा भयानक ठहाका जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। तुम यहां से नहीं जा सकती अंजलि। आवाज अब कर्कश थी, मानो किसी मृत शरीर से निकल रही हो। अब तुम भी हमारी हो। मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। आखिरी बिजली की चमक कमरे को रोशन करने आई। उसी रोशनी में मैंने देखा कमरे के बीचों बीच खड़े बच्चों के फीके पोर्ट्रेट अब अपनी जगह पर वापस आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे अब मासूम नहीं थे। वो विकृत और खौफनाक हो चुके थे। उनकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस डॉल की आंख चमक रही थी। और राहुल की, बिना किसी सहारे के मैं जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे में तमाम खौफनाक आंखें मुझे घूर रही थीं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो भयानक आवाजें एक साथ गूंजी, कमरे की दीवारों को कंपाते हुए। अंधेरे में डूबे हुए उस कमरे में भूतों के बीच फंसी हुई मेरी चीखें बारिश के शोर में खो गईं। मेरी किस्मत क्या होगी? क्या मैं कभी इस खौफनाक स्कूल से जिंदा निकल पाऊंगी? बेहोशी के काले साए ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब होश आया तो मैं उसी कमरे के फर्श पर पड़ी थी, लेकिन अब सुबह की धुंधली रोशनी कमरे के अंदर झांक रही थी। बारिश का थपेड़ भी थम चुका था, सिर्फ टप टप टपकाते पानी की आवाज दूर से आ रही थी। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में एक अजीब सा सुस्ती थी। आसपास नजर दौड़ाई। समीर अब भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो किसी गहरी नींद में सो गया हो। राहुल का कहीं पता नहीं था। टूटी खिड़की के पास जाकर मैंने बाहर झांका। स्कूल का मैदान सूखा हुआ था, कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ था, मानो रात का वो भयानक तूफान कभी हुआ ही न हो। धीरे धीरे उठकर मैं समीर के पास गई और उसे हिलाया। समीर, उठो, मैंने उसे पुकारा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। घबराहट होने लगी। मैंने उसकी नाड़ी टटोली, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह बेहोशी में ही था। अब क्या करूं? अकेले इस भूतिया स्कूल से बाहर निकलना, वो भी समीर की इस हालत में। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी खटपटाहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मेरा गला सूख गया था, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में रखी हुई पुरानी डॉल अब गायब थी। उसकी जगह पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र शायद 10 साल के आसपास रही होगी। उसके कपड़े जर्जर थे और उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। वह लड़का मुझे बेजान आंखों से घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक खालीपन का साया। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। अचानक वो लड़का धीमी आवाज में बोला, वो तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। उसकी आवाज इतनी कम थी कि मानो हवा में ही घुल रही हो। कौन? मैंने कांपते हुए स्वर में पूछा। वह लड़का एक लट खड़ा रहा, फिर धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ खून से लिखा हुआ वो खौफनाक संदेश, अब तुम भी हम में से एक हो। मेरी सांसें रुक गईं। क्या वो लड़का मुझे ये बताना चाहता था
क्या मैं भी अब उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक बन चुकी थी जो इस स्कूल में कैद थीं? अचानक कमरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कदमों की आहट अब दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलने के साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। मेरी सांसें थम सी गईं। आंखें दरवाजे के उस पार टिकी रहीं जहां से सिर्फ धुंधली सुबह की रोशनी आ रही थी। कुछ सेकंड बीत गए, फिर धीरे धीरे एक आकृति दरवाजे से अंदर आई। उसकी पूरी शक्ल धुंधली थी, मानो सुबह के कोहरे में छिपी हो, लेकिन उसके हाथ साफ दिख रहे थे। वे हाथ बूढ़े आदमी के हाथ थे, झुर्रियों से भरे हुए और इतने पतले कि उनकी हड्डियां साफ उभरी हुई थीं। उन बूढ़े हाथों में एक पुरानी सी किताब थी जिसका लेदर का कवर फटा हुआ था। आकृति धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसके सिर पर एक काली टोपी थी जो उसके चेहरे को पूरी तरह से छिपा रही थी। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर उस बूढ़े आदमी ने धीमी कर्कश आवाज में बात शुरू की। उसकी आवाज इतनी कम थी कि समझना मुश्किल हो रहा था। आखिर तुम बच गईं? उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश में ही मेरा दिमाग चकरा गया। बच गई? किस चीज से? क्या वो जानता था कि रात में क्या हुआ था? लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उसने दोबारा कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी, तुम अब हमारी हो। मेरे मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी किताब खोल दी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने किताब का एक पन्ना पलटते हुए कुछ काले जाप मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी कमरे के कोने में खड़ा वो छोटा लड़का चीख उठा। उसकी आवाज भयानक थी, मानो उसे कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। नहीं, उसे मत छुओ। वो लड़का चीखते हुए बूढ़े आदमी की तरफ लपका, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे कमरे में हवा का एक भंवर सा बनने लगा। हवा इतनी तेज थी कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। मेरा शरीर ठंड से जकड़ गया था। अचानक हवा के भंवर के बीच से एक काला धुआं निकलना शुरू हुआ। वो धुआं सीधे मेरी तरफ आ रहा था, मानो मुझे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। डर के मारे मैं चीखने लगी, नहीं, मुझे मत छुओ। लेकिन मेरी चीखें हवा के शोर में खो गईं। काला धुआं अब मेरे चारों तरफ फैल चुका था, मुझे अंधेरे में घेर ले रहा था। मेरे फेफड़े जलने लगे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकरा गया। धुआं तुरंत गायब हो गया और हवा का भंवर भी शांत हो गया। कुछ देर तक मैं अचंभे से कमरे को देखती रही। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, उसकी किताब भी फर्श पर नहीं थी। कमरे के कोने में वो छोटा लड़का भी नहीं दिख रहा था। समीर अभी भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। मेरा गला सूखा हुआ था, बोल भी नहीं पा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे होश संभालते हुए मैंने देखा, कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक नया संदेश लिखा हुआ था, काले अक्षरों में, जो मानो मेरी रूह को चीर रहे थे। अब चुनाव तुम्हारा है, बचाओ या बन जाओ। खून जम गया मेरी रगों में। ये कैसा चुनाव था? बचाना किसको और किससे? और बनना किसका? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कमरे के बाहर से फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वो आवाजें कई थीं, धीमी लेकिन लगातार। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे कदमों की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर एक एक करके कई आकृतियां दरवाजे के पीछे दिखाई देने लगीं। वे आकृतियां धुंधली थीं, सुबह के कोहरे में छिपी हुई, लेकिन उनकी आंखें साफ दिख रही थीं। लाल खौफनाक चमक वाली आंखें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस डॉल की आंखें चमक रही थीं। और राहुल की उन आंखों से एक भयानक भूख झलक रही थी। वो भूख जिंदगी की नहीं बल्कि आत्माओं की थी। धीरे धीरे उन आकृतियों ने मिलकर दरवाजा धक्का देना शुरू कर दिया। दरवाजा कमजोर था, ज्यादा देर टिक पाना नामुमकिन लग रहा था। मेरे सामने दो ही रास्ते थे,
या तो मैं दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश करती, या फिर मैंने समीर की तरफ देखा। वो बेसुध पड़ा था। उसकी हालत में उसे अकेला छोड़ना नामुमकिन था। लेकिन अगर मैं यहीं रुकती तो वे आत्माएं मुझे भी अपना बना लेती। मेरे दिमाग में खौफनाक विचारों का जाल बिछ गया था। हर रास्ता मौत की तरफ ही जाता था। तभी उन आकृतियों के पीछे से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। अंजलि, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। फुसफुसाहट इतनी मासूम थी मानो कोई बच्चा मुझे बुला रहा हो। लेकिन क्या मैं भरोसा कर सकती थी? कुछ सोचने का समय नहीं था। दरवाजा टूटने वाला था। मैंने एक तरफ समीर को और दूसरी तरफ उन भूखी आत्माओं को देखा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। फिर मैंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे मेरे लिए जानलेवा भी हो सकते थे। धीरे धीरे मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे बचाओ, मैंने मन ही मन पुकार लगाया। मुझे सही रास्ता दिखाओ। फिर मैंने अपनी आंखें खोली। दरवाजा टूट चुका था। वो भूखी आत्माएं कमरे के अंदर दाखिल हो रही थीं। लेकिन उनकी आंखों में अब वो भूख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। उस समय कमरे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या मैंने उन आत्माओं को शांति पहुंचाई या फिर उनकी जमात में शामिल हो गई? आज तक सालों बाद भी उस भूतिया स्कूल से कभी कोई जिंदा नहीं निकला। सिर्फ कभी कभी रात के सन्नाटे में हवा में बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। हवा में गूंजती बच्चों की फुसफुसाहट मेरी रीढ़ को कंपा देती थी। सालों बीत चुके थे उस रात को, मगर स्कूल के खंडहरों के पास से गुजरते वक्त भी मेरा बदन थरथरा उठता था। उस दिन मैंने क्या फैसला लिया था, ये आज भी एक रहस्य है। शायद मैंने उन भूखी आत्माओं को शांति पहुंचाने की कोशिश की थी, या फिर उनकी जमात में शामिल हो गई थी। जो भी हुआ, उस घटना के बाद मैं बदल गई थी। रातों को बुरे सपने आते थे। सपनों में बच्चे रोते हुए मुझे पुकारते थे। कभी कभी अचानक हवा में ठंडी सांसें महसूस होती थीं, मानो कोई मेरे आसपास हो। एक रात गहरी नींद से मैं एक चीख के साथ उठी। मेरा सारा शरीर पसीने से तर था। सपने में मैंने उस भूतिया स्कूल को देखा था। वो ठीक वैसा ही जैसा उस रात था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्कूल के टूटे हुए दरवाजे के सामने एक सफेद पोशाक पहनी हुई महिला खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस महिला के बाल लंबे और काले थे। वो हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे स्कूल के अंदर गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे सपने में दम घुटने लगा। मैं उस महिला के पीछे स्कूल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही थी। तभी उस महिला ने धीरे से अपना सिर घुमाया। मेरी सांसें रुक गईं। उसका चेहरा मेरा ही चेहरा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस डॉल की आंखें, राहुल की आंखें और उन भूखी आत्माओं की आंखें चमक रही थीं। उसने मेरी तरफ एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी और फुसफुसाकर बोली, अब तुम भी हम में से एक हो। फिर अंधेरा छा गया। मैं चीख उठी। मेरा गला सूख चुका था, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। सुबह की धूप कमरे में झांक रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। सपना या फिर मेरे दिमाग में खौफनाक सवालों का जाल बिछ गया था। क्या मैं वाकई उन आत्माओं में से एक बन चुकी थी? अचानक मेरी नजर मेज पर रखी हुई पुरानी किताब पर पड़ी। वो वही किताब थी जिसे उस रात बूढ़े आदमी ने खोला था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, बचाव या बन जाओ। उसके नीचे काले अक्षरों में एक नया वाक्य लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरा खून जम गया। अब समय आ गया है, चुनाव करो। किताब के पन्नों पर लिखे खौफनाक शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। अब समय आ गया है, चुनाव करो। मेरी आंखों के सामने उस रात का मंजर घूम गया। भूखी आत्माओं से भरा कमरा, बूढ़े आदमी का मंत्रोच्चार और अंत में मेरा फैसला। एक फैसला जिसका रहस्य सिर्फ मेरे और उन दीवारों के बीच दफन था। किताब को पटककर मैंने मेज से दूर धकेल दिया, मानो उसमें कोई भूत समाया हो। लेकिन बेकार, वो किताब वहीं पड़ी रही, एक खामोश चैलेंज की तरह। कुछ देर में थोड़ा शांत होकर मैंने सोचा, शायद ये कोई बुरा सपना था। शायद वो किताब भी किसी पुराने सामान की दुकान से खरी हुई।
किसी बेकार चीज से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरी रूह में कहीं एक खौफ बैठा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि यह सब सच है। पूरे दिन मैं बेचैन रही। रात होते होते मेरी टेंशन और बढ़ गई। हर आहट, हर खिड़की खटखटाने की आवाज मुझे उस भूतिया स्कूल और वहां हुए फैसले की याद दिला रही थी। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधकार में डूब गया। मेरी सांसें थम गईं। अंधेरे में मेरी टटोलती हुई उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराईं। किताब! किताब को पकड़ते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे हाथों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। मेरी उंगलियां किताब के पन्नों पर फिरीं और अचानक से वो चमक उठीं। एक लाल रोशनी जो कमरे के हर कोने को रोशन कर रही थी। पन्नों पर लिखे अक्षर डांस करने लगे। चुनाव करो, चुनाव करो, वो बार बार दोहरा रहे थे। मेरी आंखों के सामने एक एक करके वो भयानक चेहरे सामने आ गए। समीर का बेजान चेहरा, राहुल की खौफनाक मुस्कान और वो बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। एक तरफ उन आत्माओं को शांति दिलाने का वादा था, दूसरी तरफ उनके साथ हमेशा के लिए रहने का खौफ। मेरा दिमाग मानो सुन्न हो चुका था। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य उभरा। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, चुनाव का मतलब बदल सकता है। ये वाक्य पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधा। क्या मेरा चुनाव सिर्फ उन आत्माओं को शांत करना या उनके साथ रहना ही था? क्या कोई तीसरा रास्ता भी था? उसी वक्त किताब की लाल रोशनी कम होने लगी। अक्षर धुंधले होते जा रहे थे। मुझे जल्दी से फैसला लेना था। पन्नों पर लिखे शब्दों को घूरते हुए मैंने धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें शांति दूंगी, लेकिन मेरी बात खत्म करने से पहले ही किताब पूरी तरह से बंद हो गई। लाल रोशनी गायब हो गई और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। मेरे हाथों में सिर्फ वो पुरानी किताब रह गई। मैंने उसे वापस मेज पर रख दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। अब क्या होगा? क्या मेरा फैसला सही था? क्या मैं वाकई उन आत्माओं को शांति दिला पाऊंगी? या फिर अचानक कमरे के बाहर से बच्चों की हंसने की आवाज आई। एक हल्की सी रोशनी दरवाजे के नीचे से आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिलाजुला भाव मेरे मन में उठ रहा था। क्या ये हंसी उन आत्माओं की मुक्ति का संकेत थी या फिर ये कोई नया खतरा था? धीरे धीरे मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसे खोल दिया। दरवाजे के बाहर जो नजारा मुझे देखने को मिला, उसने मेरी सांसें पूरी तरह से रोक दी। स्कूल का मैदान जो हमेशा सुनसान रहता था, अब रोशनी से जगमगा रहा था। पेड़ों पर लट्टू लटके हुए चमक रहे थे और हवा में रंगीन कागज लहरा रहे थे। खेल का मैदान बच्चों से भरा हुआ था। वो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सालों पहले हुआ करता था। लेकिन कुछ चीजें गलत थीं। उन बच्चों के चेहरे, वो वही चेहरे थे जो टूटे हुए बच्चों के चित्रों में थे। वही चेहरे जो रात के सपने में मुझे डराते थे। उन बच्चों की आंखें अब भी लाल थीं, उसी भूखी चमक से भरी हुई। लेकिन उनके चेहरों पर अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत झलक रही थी। उन बच्चों के बीच में राहुल खड़ा था। वही पुराना राहुल, लेकिन उसकी आंखों में भी वही लाल चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो आधी मासूम और आधी खौफनाक थी। धीरे धीरे वो मेरी तरफ चलना शुरू हुआ। उसके पीछे बाकी बच्चे भी चल पड़े। हर कदम के साथ वो हंसी तेज होती जा रही थी, लेकिन अब वो मासूम हंसी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक चीख में बदल चुकी थी। राहुल मुझसे कुछ ही दूरी पर आकर रुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट सी थी। अंजलि, तुम हमारी हो गई हो। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी आवाज भी गले में अटकी हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। उसकी बात खत्म करने से पहले ही बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। अचानक वो हंसी चीखों में बदल गई। ऐसी चीखें जो मानो किसी की आत्मा को चीर रही थीं। मैंने सहज रूप से झटका मारा। राहुल का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। उसने मेरी तरफ एक क्रोधित नजर डाली और फिर बाकी बच्चों की तरफ चिल्लाया, उसे पकड़ो। बच्चे मेरी तरफ लपके। उनकी लाल आंखों में एक भयानक भूख झलक रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं कमरे के अंदर वापस भागी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया, लेकिन बेकार। वो बच्चे दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगे। मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो फेफड़े फट जाएंगे। दरवाजा हर बार धक्के से हिल रहा था, जल्द ही टूटने वाला था। अचानक दरवाजे से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। अंजलि, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। फुसफुसाहट वही थी जो रात के सपने में मुझे बुला रही थी। लेकिन क्या मैं भरोसा कर सकती थी? मेरे पास सोचने का समय नहीं था। दरवाजा कमजोर था, वो टूटने ही वाला था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक दरवाजे के पीछे से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें मूंद लेने को मजबूर हो गई। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। बच्चे गायब हो चुके थे और स्कूल का मैदान भी नहीं दिख रहा था। मैं एक शांत सफेद कमरे में खड़ी थी। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उस महिला के कपड़े सफेद थे और उसके सिर पर सफेद दुपट्टा लिपटा हुआ था। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उस सपने में महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। धीरे धीरे महिला ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नीली थीं, गहरे समुद्र की तरह शांत और गहरी। अंजलि, महिला ने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज मीठी थी। तुम डर मत रखो, तुम अब सुरक्षित हो। मैं स्तब्ध खड़ी रही। ये महिला कौन थी और वो यहां कैसे आई? मैं उन आत्माओं की रक्षक हूं। महिला ने मेरी सोच को पढ़ लिया हो, ऐसा लगा। उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो बच्चे, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझ पर हमला कर रहे थे। महिला ने सिर हिलाया। उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी मदद मांगी। मेरी मदद? हां, महिला ने कहा। उन्हें इस दुनिया में बांध कर रखने वाली चीजें हैं, अधूरे सपने, अधूरे काम। तुम उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी करने में उनकी मदद कर सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद मैंने महिला को हां में जवाब दिया। मैं उन आत्माओं को शांति दिलाना चाहती थी। बहुत अच्छा, महिला मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। महिला ने मुझे उन आत्माओं से जुड़ी चीजें ढूंढने में मदद की। राहुल का खोया हुआ खिलौना, एक अधूरी पेंटिंग, एक लिखा हुआ लेकिन कभी न भेजा गया खत। हर बार जब मैं किसी आत्मा की कोई अधूरी इच्छा पूरी कर लेती तो वो मुक्त हो जाती। कुछ साल बीत गए। मैंने स्कूल के मैदान को पार्क में तब्दील कर दिया, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगवाए और उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा संग्रहालय भी बनाया। आज स्कूल के खंडहरों की जगह एक खूबसूरत पार्क है जहां बच्चे हंसते हुए खेलते हैं। रात में कभी कभी हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं है बल्कि शांति की निशानी लगती है। मैं जानती हूं वे आत्माएं अब शांत हैं और उनकी मदद करने से मुझे भी शांति मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।